दोस्तों नमस्कार। आज तारीख है 26 नवंबर, दिन है रविवार। छुट्टी का दिन है, संडे है, लेकिन फिर भी अपन काम में लगे हुए हैं। क्यों कि आराम हराम है। और आपको बता दें कि अब देश के जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे, उनमें से 4 राज्यों के चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। वो राज्य हैं राजस्थान, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अब 5वां राज्य बचा है तेलंगाना। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेलंगाना में इस बार फिर से बनेगी केसीआर की सरकार। केसीआर यानी कि तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर, जो कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी के प्रमुख हैं। और आपको ये बता दें कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो पहले 2013 से पहले वो आंध्र प्रदेश में ही शामिल था, लेकिन 2013 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक तेलंगाना राज्य बना दिया गया था। और उसके बाद जब 2014 में चुनाव हुए तो केसीआर की पार्टी ने जीत हासिल की और वो मुख्यमंत्री बन गए। 2018 में भी जब चुनाव हुए तब भी केसीआर बाजी मार गए। और अब सवाल ये उठता है कि क्या केसीआर अपनी जीत की हैट्रिक इस 2023 के चुनाव में बनाएंगे? एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल पर आज परत दर परत के व्यूज चैनल में विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। इस विश्लेषण को सुनने से पहले, देखने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाकर इंद्रमोहन शर्मा परत दर परत के व्यूज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसके बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी आपको किसी भी करंट मुद्दे पर जब हम शो करें या वीडियो बनाएं और उसको YouTube पर अपलोड करें तो आप उसे अच्छी तरह से देख सकें, उसको परख सकें और उसके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। खैर चलिए, अब आपको बताते हैं कि तेलंगाना में इस बार क्या होने जा रहा है। तेलंगाना का चुनाव जो है उसके लिए मतदान 30 नवंबर को है। और 30 नवंबर को जब मतदान होना है तो ये लाजमी है कि सवाल बनता है कि क्या इस बार फिर से केसीआर अपनी जीत की हैट्रिक बना पाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि केसीआर ने अपने पिछले 10 वर्षों में जो सत्तासीन रहकर जो वहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उनको गिनवाते हुए उनके बलबूते पर केसीआर ये उम्मीद रखे हुए हैं कि इस बार भी वो फिर से अपनी सरकार बना लेंगे। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण भूमिका किंग मेकर की जो अदा करने वाले हैं वो हैं AIMIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। उनका हैदराबाद में अच्छा खासा दबदबा है। जो हैदराबाद की जो विधानसभा सीटें हैं उन पे अच्छा खासा दबदबा रहता है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी
ये चाहती है कि वो इस बार तेलंगाना में किंग मेकर की भूमिका अदा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और जहां बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी जड़ें जमानी शुरू की हुई हैं, हालांकि तेलंगाना में पिछले चुनाव में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी। इसलिए बीजेपी चाहती है कि इस बार तेलंगाना में जैसे तैसे हो सरकार बनानी चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी ये तय कर रखा है कि इस बार अपने लोक लुभावन वादों के बलबूते पर, अपनी चुनावी घोषणाओं के बलबूते पर वो उम्मीद किए हुए है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हकीकत में क्या होने वाला है यह आपको बता देते हैं कि सत्ता जब किसी पार्टी की होती है और जब सरकार किसी पार्टी की होती है तो निसंदेह सत्ता के नशे में कुछ गलतियां होती हैं सरकार से, और कई तरह की खामियां भी रह जाती हैं। तो सत्ता विरोधी लहर भी चलती है, और जब कोई पिछले 10 वर्षों से लगातार सत्तासीन हो तो निसंदेह सत्ता विरोधी लहर उसके विरोध में चलेगी। और यही कुछ तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर के साथ हो रहा है। सत्ता विरोधी लहर से जूझने के लिए वो हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या केसीआर इस बार फिर से अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं। एक और बात बता देते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी शामिल हो चुका है। अरुण पिल्लई ने जब सीबीआई को ये सामने बता दिया कि के कविता का भी नाम उन्होंने ले लिया, तो सीबीआई ने के कविता के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया और ईडी ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। अब के कविता पिछले मार्च महीने से इस केस में उलझी हुई हैं, और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया भी अभी तक इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे है। तो यह भी एक बहुत बड़ी रुकावट है केसीआर को फिर से सत्तासीन होने में तेलंगाना में। उन्हें ये साफ जाहिर करना पड़ेगा कि उनकी बेटी की कविता का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि उन पर 100 करोड़ रुपए का लेन देन का आरोप है, हालांकि के कविता ने साफ तौर से कहा है कि उन पे जो आरोप जड़े गए हैं वे राजनीतिक दृष्टिकोण से जड़े गए हैं। बीजेपी पर वो सरेआम कहती है कि बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार तेलंगाना में उनके पिता श्री केसीआर फिर से सत्तासीन हो। खैर, अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या केसीआर और केसीआर की बेटी के कविता इस उलझनों से कैसे सुलझेंगे, कैसे दूर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये एक आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी साख बढ़ाने के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रैली की, अमित शाह ने भी की, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा, उन्होंने भी
वहाँ पर चुनावी रैलियाँ की हैं और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वहाँ पर उन्होंने भी रैलियाँ की हैं। इसी तरह से कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने तेलंगाना में खूब ज़बरदस्त रैलियां की हैं और अपने चुनावी वादों को बहुत कुछ दोहराया है और वो चाहते हैं कि इस बार किसी तरह से कांग्रेस की सरकार सत्ता में हो तेलंगाना में। लेकिन केसीआर बड़े चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के और उन्होंने हालांकि बीच में ये ऐसी हवा चलने लगी थी कि वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ है। केसीआर न एनडीए में हैं और न ही विपक्षी दलों के महागठबंधन आईएनडीए में हैं। वो बिल्कुल फिलहाल निष्पक्ष है, न्यूट्रल है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में क्या केसीआर फिर से अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। 30 नवंबर को मतदान होना है। मतदान में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन असली नतीजा 3 दिसंबर को ही निकलेगा। 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार है, बनने जा रही है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। आज संडे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन व्यस्त भी रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रवार।